वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो भाई हम डिस्कस कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीसा है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज ए कैटालिस्ट। एग्जांपल याद रखने हमें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, वो यूज़ किया जाता है इन हेबर प्रोसेस, ठीक है। और निकल इन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल। साथ में निकल का यूज़ किया जाता है हाइड्रोजिनेशन में। जब हम पढ़ते हैं ना कि हाइड्रोजिनेशन करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में चेंज करते हैं, उसमें निकल का यूज़ किया जाता है। कैटलिस्ट एट द सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स एंड एटम ऑफ द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। होता क्या है यहाँ पर, जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करते हैं, एक तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं उस सरफेस के साथ में जहाँ पर रिएक्शन होनी है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उस जिसके साथ हमें रिएक्ट करवाना है उसके साथ रिएक्ट करवा के लास्ट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवा देते हैं और कैटालिस्ट खुद एज इट इज़ बाहर निकल जाता है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें ये कह रहा है फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल यूटिलाइज 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग करेंगे जो कैटालिस्ट है। अब वो क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, जो आएगा रिएक्ट करने के लिए, जो हमारा रिएक्टेंट आ रहा है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए। जैसे रिएक्टेंट आया यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो बॉन्ड बना सके। अब हमारे पास 3D सीरीज़ वाले जो जितने भी एटम्स हैं उनके सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द कैटालिटिक सरफेस एंड ऑल्सो वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मोलिक्यूल। जिससे क्या होता है, जब ये जो एटम से ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे ना कैटालिस्ट के साथ, तो इनके खुद के बॉन्ड आपस में वीक होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आगे फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। होता क्या केमिकल रिएक्शन में, कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, यही तो होता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ऑल्सो बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन एक्सचेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट दे बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटालिस्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि वह डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको एज ए कैटालिस्ट यूज़ क्यों करते हैं। एज ए कैटालिस्ट यूज़ करने का मीनिंग क्या है, एक तो उनका जो सरफेस एरिया वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, और एक क्या है, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी अलग अलग चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एज ए कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आयरन 3 कैटालिस्ट इज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस। परसल्फेट आयंस और आयोडाइड आयन के बीच में जब रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन 3 यानी आयरन 3 पॉजिटिव एज ए कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीटल कंपाउंड्स। अभी इंटरस्टीटल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो हमारा चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, उसमें आता था इंटरस्टीटल कंपाउंड, लेकिन वो सिलेबस से कट हो चुका है। इंटरस्टीटल कंपाउंड होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी मेटल है, उसका क्रिस्टल है प्रॉपर, ये उसका क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में जो वैकेंट स्पेस है वहाँ पर आकर कोई हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या बोरोन जैसा आइटम आगे यहाँ पर बैठ जाए, तो ये जो कंपाउंड होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाती है। कुछ चीज़ें वो चेंज होती हैं इनमें, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, हार्ड हो जाते हैं, मेटालिक कंडक्टिविटी बढ़ती रहती है, और केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनके अंदर चेंज हो जाती है, तो इन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टीटल कंपाउंड्स। इंटरस्टीटल कंपाउंड्स आर दोज which are formed when small atoms like hydrogen, carbon और nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal। जब ये ट्रैप्ड हो जाते हैं कहाँ, क्रिस्टल लैटिस में मेटल के, दे आर यूजुअली नो स्टोइचोमेट्रिक एंड नाइदर टिपिकली आयनिक और कोवेलेंट। ना तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं प्रॉपर, ना ही आयनिक बनाते हैं। जैसे टाइटेनियम कार्बन है, Mn4n है, Fe3H है, मतलब उनके बीच में जो खाली जगह है ना वहाँ पे आके बैठ जाती है। The formula quoted do not of course correspond to any normal oxidation state of metal. Because of the nature of their composition, these compounds are referred as interstitial compounds. अब इनकी जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन मतलब इतनी कम कंपोजिशन, मतलब मान लो लाखों मॉलिक्यूल्स हमारे जो एलिमेंट है उसके हैं, उनमें 2-4 ये आगे, तो इन्हें हम बोलते हैं, इनकी कंपोजिशन के बेसिस पे इनको बोलते हैं इंटरस्टीटल कंपाउंड्स, ठीक है। द प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड क्या होगा, अब जैसे मैंने बताया वो डालने के बाद क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, जैसा कि प्योर मेटल का था उससे ज़्यादा हो जाता है, ये हार्ड हो जाती है, ठीक है। सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। तो देखो जो बोराइड्स यानी बोरोन जब ऐड होता है तो वो अप्रोच करते हैं डायमंड को भी। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, जो मेटालिक कंडक्टिविटी को रिटेन रखते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, रिएक्शन नहीं करते। उसके बाद आता है एलॉय की फॉर्मेशन।
एलॉय फॉर्मेशन में क्या आएगा, एन जो एलॉय होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ नॉन मेटल का मिक्सचर क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। अब इसमें यही है, होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे हम अलग अलग मेटल्स का। अब इनका जो एलॉय क्यों बनाते हैं उसका रीज़न क्या है, सबसे मेन रीज़न है इनके अंदर जो साइज़ है, एलिमेंट्स का साइज़ है वो लगभग सिमिलर है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये एलॉय बनाने की मतलब ईजिली एलॉय बना सकते हैं। अब देखो देखो ये लिखा हुआ, because of the similar radii and other characteristics of transition metals, alloy are readily formed by these metals. The alloys so formed are hard and have often melting point. The best known are ferrous alloy. तो ferrous alloy हैं chromium, vanadium, tungsten, molybdenum, manganese are used for production of variety of steel and stainless steel. जो हम स्टील के बर्तन वगैरह देखते हैं वो कोई मेटल तो है नहीं, हमें पता है उसमें क्या होता है, वो एक तरह से एलॉय होती है, जो स्टील है वो भी और स्टेनलेस स्टील है वो भी। Alloys of transition metals with known transition metals such as brass, bronze, ये भी क्या होती है, एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रास और ब्रोंज। कॉपर और जिंक का होता है ब्रास और कॉपर और टीन का होता है ब्रोंज, ठीक है, कॉपर और टीन के मिलने से बनता है ब्रोंज। उसके बाद आता है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। अब जो मेटल्स है ये ऑक्साइड भी बनाते हैं और ऑक्सो एनायन भी बनाते हैं। ऑक्सो एनायन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक एनायन की फॉर्मेशन करना है, यानी नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड्स, ठीक है। अब हमें पता है ये ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं तब ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखो ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड। MO ऑक्साइड स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सारे बनाते हैं, जो क्या है, आयनिक है। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ऑक्साइड्स coincides with the group number and attached in SC2O3 to Mn2O7. Beyond group 7 no higher oxides of iron above Fe2O3 are known. ये देखो इसमें ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बस इसमें ये दे रखा है कि ऑक्साइड बना रहे हैं, ऑक्सो एनायन बना रहे हैं, जो कम पे होते हैं वो आयनिक होते हैं, जैसे जैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वो कोवलेंट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। हाइयर ऑक्साइड्स होते हैं उनमें जो एसिडिक करैक्टर है वो प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। उसके बाद ये देखो 10 Mn2O7 गिव्स HMnO4, Cr2O3 ये देता है, ये देता है, ये एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब नेचर में एसिडिक बेसिक दोनों तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे V2O4 है वो डिजोल्व होता है एसिड में तो ये देता है, ठीक है। V2O5 है वो अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो ये देता है। ये इतने ज़्यादा याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है ऐसा पेपर लायक जो CBSE बोर्ड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, वेल करेक्टराइज CrO इज़ बेसिक बट Cr2O3 इज़ एम्फोटेरिक। जो CrO है देखो, जैसे हम लोअर ऑक्सीडेशन से स्टेट से हायर पे जाते हैं ना, तो लोअर वाले होते हैं हमारे आयनिक, हायर वाले कोवलेंट हैं। लोअर वाले जो हमारे मिलेंगे वो हमें मिलते हैं बेसिक नेचर में और फिर एम्फोटेरिक हो जाते हैं वो धीरे धीरे। तो यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है, आगे हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।